राज्य बनने के बाद से ही पौड़ी जिला वो जिला था जिसमें सबसे ज़्यादा पलायन हुआ था, मगर कोरोना संक्रमण के आने के बाद पौड़ी जिला उन जिलों में सबसे ज़्यादा आगे है जिन जिलों में जो प्रवासी हैं लौटकर वापस आए हैं। पौड़ी जिले में अभी तक 46,000 जो प्रवासी अपने घर लौट चुके हैं और कई प्रवासी ऐसे हैं जो वापस आने के लिए सरकारों से अपनी मांग कर रहे हैं। इसी बात को लेकर आज हम हमारे साथ मौजूद हैं अनिल बहुगुणा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि हमारे जिले ने क्या तैयारी की है, जो प्रवासी वापस आए हैं उन्होंने क्या तैयारी करी है और उनको रोकने के लिए जिला प्रशासन या सरकार ने किस तरह की तैयारी की है जिससे इन प्रवासियों को पहाड़ में फिर से रोका जा सके, उनको रोजगार दिया जा सके, किस तरह से। हमारे साथ मौजूद हैं अनिल बहुगुणा जी। बहुगुणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पौड़ी जिला उन जिलों में सबसे ज़्यादा शुमार रहा है कि सबसे ज़्यादा पलायन पौड़ी जिले से हुआ है, मगर अब जो 46,000 जो प्रवासी हमारे वापस लौटे हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं इस समय पौड़ी जिले को। देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ से माइग्रेशन भी सबसे ज़्यादा हुआ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से, और ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इस महामारी में लोग वापस आ रहे हैं, जबकि हम ये चाहते थे, हम लोग जो पलायन पे काम कर रहे हैं, हम लोग ये चाहते थे कि लोग खुद ब खुद बिना किसी डर के अपने गाँवों को वापस आएँ। लेकिन चलिए, कैसे भी लोग आ रहे हैं, चाहे अपने बचने के लिए आ रहे हैं, चाहे बीमारी के डर की वजह से आ रहे हैं, लेकिन उनको शरण अपने ही गांव में मिल रही है। अब जो आंकड़ा आ रहा है आज तक, तो आप ये अंदाजा कीजिए कि 4 मार्च तक मात्र 13,000 लोग यहाँ आए थे और 4 मार्च के बाद लगभग 35,000 लोग दूसरे जो विभिन्न मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे थे या मुंबई में रह रहे थे या दिल्ली में रह रहे थे, इवन देहरादून में भी रह रहे थे, तो वो लोग माइग्रेट करके वापस आ रहे हैं। अच्छा है, लेकिन सरकार को इस समय एक अपॉर्चुनिटी की तरह इसको लेना चाहिए, क्योंकि जो माइग्रेशन पहले हुआ वो लोग अब वापस आ रहे हैं, तो उनको कैसे रोका जाए, कैसे उनको इसी पहाड़ से जोड़ा जाए, इसी पहाड़ से उनको रोजी रोटी मिल सके, इसके लिए काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सरकार को इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा नंबर वापस आया है, तो उनको रोजी रोटी की भी समस्या होगी। अब 3 महीने तक अगर आप मुफ्त का राशन देंगे तो उससे तो उनका काम चल जाएगा, लेकिन आफ्टर 3 मंथ्स वो क्या करेंगे। तो उन इतने 45,000 लोगों के हाथ खाली होंगे, तब सरकार के सामने एक बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। उनको आप कब तक खिला पाएंगे। तो उनको ऐसी व्यवस्थाएं दी जानी चाहिए, ऐसी योजनाएं बननी चाहिए कि उनके लिए कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें की जानी चाहिए, सस्टेनेबल रोजगार की बातें की जानी चाहिए कि आपको हम और स्किल मैपिंग होनी चाहिए। आप किस स्किल के व्यक्ति थे, उस स्किल का काम आपको आपके गांव में, आपके शहर में, आपके कस्बे में और आपके ज़िले में मिल सके। इसलिए सरकारों को बहुत गंभीरता से अब इस पे ही चिंतन करना चाहिए और जो पलायन आयोग बना है उस पलायन आयोग को बहुत कंसंट्रेट करना पड़ेगा इस बात पे कि इन 45,000 लोगों को वो कैसे रोजगार दे सके। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं नमन चंदोला जो समाज सेवी रहे हैं, समाज के लिए लगातार काम करते रहे हैं। नमन जी, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि जो प्रवासी लोग वापस लौटे हैं सभी जवान हैं, यंग हैं और करना भी चाहते हैं, मगर जो बेरोजगारी रही है जिसके कारण उनको अपना घर छोड़कर, अपने गांव छोड़कर यहाँ से जाना पड़ा है, तो आप किस तरह से देखते हैं कि सरकार किस तरह से इनको रोक पाएगी या सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे इन बेरोजगारों को या इन प्रवासियों को पहाड़ में ही रोका जा सके। देखिए, सबसे पहले इस चक्र को समझने से पहले हम लोगों को देखना होगा कि व्यवस्था और परिवर्तन, ये 2 फितरत है समय की। ये फितरत है शासन और प्रशासन की। व्यवस्थाओं के साथ साथ परिवर्तन होते रहे हैं और पुरानी जो हमारी व्यवस्था थी, लचर व्यवस्था थी, उसी के कारण ये जो परिवर्तन हुआ था, परिवर्तन हम कहेंगे कि जो माइग्रेशन यहाँ से हुआ था वो उन लचर व्यवस्थाओं के कारण हुआ था। और आज जहाँ एक तरफ लगातार सरकार इन 19 सालों में लोगों से कहती आई कि आप लोग वापस आइए, हम माइग्रेशन, रिवर्स माइग्रेशन करवाएंगे, और ये एक अच्छा मौका है। मैं समझता हूँ कि जहाँ लोग वापस खुद ही अपने घरों की तरफ चले आ रहे हैं, तो इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में अगर सरकार ले और आगे इसको बढ़े, तो मैं समझता हूँ कि अगर स्वास्थ्य के रूप में यहाँ पे व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया जाए, साथ ही साथ रोजगार, जिस पे आजकल मुझे लगता है कि सरकार का ध्यान भी है,
स्थानीय रूप से किस प्रकार से रोजगार को सुदृढ़ किया जाए, अगर इसी में अगर सरकार ध्यान दे तो निश्चित तौर पर ये जो वापस लोग आए हैं वो यहीं रहेंगे। क्योंकि आप देखिए कि 90,000 की विधानसभा में यहाँ लोग रहते हैं और लगभग 45,000 लोग अगर वापस आए हैं तो आप मान के चलिए कि आधे से ज़्यादा लोग यहाँ वापस आए हैं। और इतनी बड़ी जनसंख्या में अगर लोग वापस आएंगे और उनके पास यहाँ करने को कुछ नहीं होगा तो ये फिर से वापस चले जाएंगे। तो इसलिए सरकार को बड़ी गंभीरता के साथ ही साथ जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन जो भी हैं इन सबको बड़ी गंभीरता के साथ इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए। और विभिन्न रिसोर्सेज यहाँ पहाड़ों में हैं ये रोजगार के, जैसे आप बकरी पालन को देखें, अब तो बहुत बेहतरीन तरह से मुर्गी पालन का भी उद्योग आगे बढ़ रहा है, पॉली हाउसेस के रूप में लोग काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जो कृषि के हमारे जो क्षेत्र है उसमें आधुनिक कृषि की जो यंत्र और चीज़ें हैं उनके साथ जो काम हो रहा है वो सराहनीय काम है। और सरकार अगर इसी प्रकार से आने वाली जो लोग हैं रिवर्स माइग्रेटेड जो जितने भी हमारे लोग हैं, प्रवासी भारतीय जितने भी हैं, उन लोगों के ऊपर इस प्रकार से काम करें तो निश्चित रूप से यहाँ पे रुकेंगे और जो हम सपनों के उत्तराखंड की बात करते हैं वो हमारा सपना साकार होगा। अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड बनने के बाद से ही अगर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो वो हमारे पहाड़ों का हुआ है। उत्तराखंड के बनने के बाद से ही जो हमारे पहाड़ हैं उनकी संख्या शून्य से शून्य होती गई और लगातार पहाड़ खाली होते गए। पहाड़ की पीड़ा को जान सकता है तो कोई पहाड़ ही जान सकता है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं पहाड़ी पत्रकार जगमोहन डांगी जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि वो पहाड़ से वास्ता रखते हैं, उन्होंने पहाड़ की परिस्थितियाँ देखी हैं, किस तरह से पहाड़ी लोग को पहाड़ में बचाया जा सकता है, बसाया जा सकता है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये एक गंभीर विषय है, इस पर किस तरह वो अपनी राय रखते हैं। डांगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डांगी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कोरोना महामारी में जो प्रवासी हैं अपने गाँव वापस लौट रहे हैं, तो आप किस तरह के सरकार के लिए एक ये वो देखते हैं कि सरकार के पास एक मौका है इनको रोकने का? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि प्लान आयोग बना, बहुत रिवर्स प्लान की बात हो रही थी, लेकिन लोग फिर भी नहीं आए। बेशक चाहे कोरोना बीमारी में लोग गाँव आए, मजबूरी में आए, लेकिन गाँव तो आ गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि उनको वहाँ पर रोकने के लिए सरकार के पास ठोस प्लान होना चाहिए, व्यवस्थाएँ होनी चाहिए, क्योंकि रिकॉर्ड सरकार के पास है कि कितने लोग आ गए हैं। दूसरी बात, ऑप्शन भी सरकार ने दिया है कि आप करना क्या चाहते हैं, जिस टेक्निकल में या जिस उसमें अपने अनुभव के अनुसार जो काम करता था वो हिसाब से उसके लिए ऑप्शन भी दिया हुआ है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाहर से लोग आए हैं, पहले उनके पास मकान नहीं रहने के लिए, अभी सरकार तो केवल राशन की व्यवस्था कर रही, लेकिन मैं गाँव जाता, मैंने ऐसे भी देखे जो 20-20, 25-25 साल बाद गाँव वापस आए हैं, उनको अब यही पता नहीं कि हमारा मकान कहाँ पे था। तो अभी जो है उनके पास बड़ी समस्या है कि वो रहेंगे कहाँ। सबसे पहले तो सरकार को उनके रहने की वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए कि वो कैसे उनको बसाया जाए, क्योंकि उनके मकान जो है जीर्ण है, कहीं पता ही नहीं उनके कि उनका मकान है कहाँ। ये सबसे बड़ी समस्या सरकार के सामने। बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं कि जिन्होंने कई साल तक गाँव आए नहीं थे, क्योंकि वो बाहर नौकरी करते थे, प्राइवेट जैसे तैसे अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे, लेकिन आज मजबूरी वंश जैसे भी गाँव आ गए। दूसरी बात यह है कि जो रोजगार की बात है, अब एक परिवार में 10 लोग गाँव आ गए, अब 10 का 10 लोगों को सरकार एक साथ रोजगार तो नहीं दे सकती, लेकिन मेरा ये कहना है कि प्राथमिक आधार पर कम से कम उसके 2 आदमी को रोजगार दिया जाए, किसी भी तरह से उसको रोजगार दिया जाए। और मनरेगा जो काम है वो जॉब धारक को मिलता है, ऑनलाइन पेमेंट होती है, तो उसमें भी उनको काम कैसे लिया जाए इसके लिए भी सरकार को रणनीति बनानी चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि सरकार जो बाहर से आए इनको भी मनरेगा का काम दिया जाए और उसमें जो है कम से कम 2 आदमियों को भी रोजगार दिया जाएगा।